गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं और मैनेजमेंट के बारे में समझते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टू टाइप्स के हैं, कॉन्सेप्ट एज ए नाउन एंड कॉन्सेप्ट एज ए वर्ब और फंक्शन। अब कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इस बात को समझा कि जो मैनेजमेंट है उसे डिफरेंट पीपल हैं या जो फिलोसोफर हैं, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन किया है। मैनेजमेंट को समझने का जो तरीका है उनका डिफरेंट था। आज आपको मैं मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैनेजमेंट की जो शुरुआत है एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, वो एक प्रकार से 1885 to 1920, ठीक है ना, 1885 से लेकर और 1920 के दौर को हम कहते हैं पीरियड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। यानी वैज्ञानिक प्रबंध का जो दौर था उस समय जो मैनेजमेंट है उसको इसी नज़रिए से देखा जाता था, जिसके बारे में हम बात करते हैं F.W. टेलर। तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट के बारे में जो सिस्टमेटिक जो व्यू पॉइंट है वो F.W. टेलर ने प्रेजेंट किया। उनका ये मानना था, साइंटिफिक जो प्रैक्टिस है वो उन पर विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किसी काम को बेहतर तरीके से करने का एक वे है, एक मेथड है, और इसमें हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए जो बेस्ट मेथड है उसको डेवलप करते हैं या उस मेथड को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, तो उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से है वो डेवलप किया। तो मैनेजमेंट का जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट है एक प्रकार से देखा जाए तो 1920 के बाद, ठीक है, 1920 के बाद इसकी जो शुरुआत हो जाती है। देखिए, शुरुआत तो 1800 के बाद में हो गई थी, परंतु जब हम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट है मैनेजमेंट के फील्ड में ये 1920 के बाद 1920 के बाद इसमें शुरू हुआ। और उसके बाद बहुत ही रैपिडली तेजी के साथ जो मैनेजमेंट के फील्ड में रिसर्च और उसके डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उनको डेवलप किया गया। प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है वो सब डेवलप किए गए। तो अभी देखा जाए तो 2021 में एक प्रकार से जो 100 साल जो है वो कंप्लीट हो गए मैनेजमेंट के पीरियड को। परंतु अभी तक कोई एक जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है आज तक जो है हम नहीं दे पाए मैनेजमेंट का, जिसे सभी लोग यूनिवर्सली स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। अभी तक मैनेजमेंट का जो पीरियड है वो डेवलपमेंट है। रोज उसके अंदर जो रिसर्च हो रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्चर हैं, मैनेजमेंट को नए आयाम दे रहे हैं और नए थ्योरीज है, टेक्निक्स है, प्रोसेस है, उनको डेवलप कर रहे हैं। इन थ्योरीज के बारे में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट के रिसेंट जो डेवलप्ड थ्योरीज क्या है, जिसमें मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफरेंट जो वे में जो है प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए, मैनेजमेंट को समझने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशंस है, उनके आधार पर जो हम मैनेजमेंट का मीनिंग जो समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या वास्तव में। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन मैनेजमेंट,
व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, तो उसमें आपके पास बहुत सारे जो डेफिनेशंस है आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आंसर जो मैनेजमेंट का जो नहीं है, क्योंकि उसमें आप मैनेजमेंट को आप एक प्रकार से नाउन के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को एक आप प्रोसेस मानकर, एक फंक्शनल एक्टिविटीज मानकर, मैनेजरियल एक्टिविटीज मानकर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट है उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, और डेफिनेशन अलग अलग होने के पीछे रीजंस क्या है कि जो एक्सपर्ट फिलोसोफर है वो मैनेजमेंट को डिफरेंट नजरिए से जो है समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज के इस क्लास में हम बात करेंगे जो एक्सपर्ट है, प्रोफेसर फिलोसोफर है मैनेजमेंट से जुड़े हुए, मैरी पाकर फोलेट, प्रोफेसर हैरोल्ड कुंज, वेरिच एंड कुंज और क्रिटनर और हिट एट ऑल, इन सब का जो डेफिनेशन है वो हम ब्रीफली समझेंगे, और उसके बाद जो मैनेजमेंट का इंक्लूसिव जो कॉम्प्रहेंसिव मीनिंग है वो भी डिराइव करेंगे एज ए कंक्लूजन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैरी पाकर फोलेट का। मैरी पाकर मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसा सबसे पॉपुलर जो नाम है। मैरी पाकर ने सबसे इजी जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट का वो डेवलप किया, और ये डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मैरी पाकर, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ठीक है ना, यानी मैनेजमेंट को बहुत आसान शब्दों के अंदर मैरी पाकर फोलेट ने समझाया है कि मैनेजमेंट या प्रबंध एक ऐसी कला है जिसमें हम अपना कार्य दूसरे व्यक्तियों से करवाते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, आप सभी इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं, एग्जाम में लिख भी सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड जो डेफिनेशन की बात करें, प्रोफेसर हैरोल्ड कुंज। अब देखिए, हैरोल्ड कुंज ने ज्यादा डिफरेंट जो डेफिनेशन मैनेजमेंट का नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा सा जो बात है मैरी जो पाकर फोलेट है उसके डेफिनेशन में थोड़ी सी बात और ऐड कर दी। क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज, मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड, इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है ना, देखिए एक बात ऐड कर दी मैरी पाकर के डेफिनेशन के आगे कि जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड, जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर हम जब अपना काम दूसरों से करवाते हैं तो उस आर्ट को, उस कला को जो है मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये कहना है हैरोल्ड कुंज का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो मैरी पाकर के बाद जो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन जो मैनेजमेंट की दी है उसमें हैरोल्ड जो है कुंज का नाम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिच एंड कुंज का। वेरिच एंड कुंज है, इन्होंने भी बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है मैनेजमेंट का दिया है। अकॉर्डिंग टू वेरिच एंड कुंज, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स working together in groups efficiently accomplish selected aims। मैनेजमेंट क्या है? वेरिच एंड कुंज के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट एक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। कुंज और वेरिच का मानना है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इस प्रकार का जो एनवायरमेंट है डिजाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसमें सभी साथ में मिलकर काम कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है ना, तो ये वेरिच एंड कुंज का कहना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटनर। क्रिटनर किस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं इसको भी हम समझते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड through others
to achieve organizational objectives in a changing environment. Central to this is the effective and efficient use of limited resources. अब जो क्रिटनर है उन्होंने भी मिलता जुलता डेफिनेशन दिया है, लेकिन उनका मानना है कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है और इसमें जो है लोगों के साथ मिलकर और लोगों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको बदलते हुए जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसमें अचीव किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज, उनका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज किया जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूं, क्रिटनर का मानना है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों के साथ और लोगों के द्वारा जो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है काम करते हैं और जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज करते हैं इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव तरीके से। तो उसको क्रिटनर ने क्या माना है, मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हिट एट ऑल। हिट एट ऑल का मतलब क्या है कि जो हिट एट ऑल एक इटालियन वे है लिखने का, कि जब देखिए एक से ज्यादा ऑथर हो जाते हैं किसी भी डेफिनेशन को लिखने के लिए, राइटर हो जाते हैं, तो उसमें क्या है सबका नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। जैसे 5 लोगों ने मिलकर कोई डेफिनेशन दी तो 5 का नाम नहीं लिखेंगे, जो फर्स्ट है उसका नाम लिखते हैं, उसके आगे हम एट ऑल ETAL ये ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है हिट एंड देयर कलीग्स, ठीक है, उनके साथियों के द्वारा ये डेफिनेशन मैनेजमेंट की दी गई है। तो इसको समझते हैं क्या है डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ assembling and using set of resources in a goal oriented manner to accomplish in an organizational setting, ठीक है। हिट एंड ऑल ने डेफिनेशन जो दिया है मैनेजमेंट का वो ये है कि मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करते हैं और इस प्रकार से उनका यूज करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको ध्यान में रखकर हम यूज करते हैं। और जो एनवायरनमेंट जो जिस प्रकार का सेट है किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो है हम रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं और उनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये अलग अलग प्रोफेसर्स ने मैनेजमेंट के बारे में अपना समझ के अकॉर्डिंग जो है दी है। अब आप इसके अलावा भी जो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं उनको आप समझ सकते हैं। आप नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में फंक्शनल डेफिनेशन है उनको आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है ना। डेफिनेशन का कोई एंड नहीं है, लेकिन हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इन डेफिनेशंस के आधार पर कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझने हैं कि सभी ने जो डिफाइन किया है मैनेजमेंट को, उनके आधार पर मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार क्या है समझ लेते हैं। तो अच्छा, एक बार मैं इनको अब देखिए जो अभी तक हमने डेफिनेशन जो है समझी है, उनके आधार पर जो मैनेजमेंट के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, ये समझना जरूरी है कि मैनेजमेंट है क्या और उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है।
फर्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ 4 बेसिक फंक्शन। प्रोसेस ऑफ 4 बेसिक फंक्शंस। अब देखिए मैनेजमेंट जो है, जो बेसिक आधारभूत फंक्शंस है 4, उनका प्रोसेस है। क्या क्या है उसमें बेसिक फंक्शंस में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पहली बात ये आपको समझना है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, 4 बेसिक फंक्शंस का प्रोसेस है। ठीक है, ये सब काम मैनेजमेंट में 100% किए जाते हैं। प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कैरीज आउट इट्स फंक्शन, कैरीज आउट इट्स फंक्शन in organized group। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैनेजमेंट है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंदर किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को ही मैनेज किया जा सकता है, उसके एक्टिविटीज को मैनेज किया जा सकता है। कभी अनऑर्गेनाइज्ड यानी जो भीड़ है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के अंडर में के द्वारा जो गवर्न नहीं की जाती है, इस प्रकार के एक प्रकार से जो अनऑर्गेनाइज्ड जो ग्रुप है उसका हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट is always done for a organized or formally organized group। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे assembles and uses different resources। assembles and uses different resources। अब इसमें देखिए कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एक तो है फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, अब देखिए मैनेजमेंट बिना रिसोर्स के काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये सभी रिसोर्सेज जरूरी है। और मैनेजमेंट के द्वारा इन रिसोर्सेज को सबसे पहले असेंबल किया जाता है, और असेंबल को हम जो है मैनेजमेंट की भाषा में क्या कहते हैं, लैंग्वेज में हम किस प्रकार से प्रोनाउंस करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करना या असेंबल करना। फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल के अंदर आपका कैपिटल आ गया, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, एवरीथिंग, ये सभी फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल आपके लिए जो मनी रिलेटेड रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजर, वर्किंग पर्सोनेल, जो स्टाफ है, एवरीथिंग। ठीक है ना, विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग,
तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में। उसके बाद जो मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो उनको आप ध्यान में रखकर बिजनेस है वो ऑपरेट करते हैं। तो वो सभी क्या है, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। तो एवरी टाइप ऑफ रिसोर्सेज will be assembled and then it will be deployed in business, ठीक है ना, और will be used in business। तो ये पूरा असेंबल करना, यूज करना, ये सभी क्या है, मैनेजमेंट का एक जो है बेसिक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। अब देखिए जो मैनेजमेंट है ये हमेशा गोल को ध्यान में रखकर और बिजनेस के जो गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए ही मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। बिना किसी गोल के मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा गोल को प्राप्त करने के लिए, गोल हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हम प्राप्त कर पाए, इसीलिए हम मैनेजमेंट का जो कार्य है वो करते हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि हम बार बार एक इफिशिएंट और इफेक्टिव, ठीक है, दो वर्ड है, जब भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसमें यूज करते हैं। तो इफिशिएंट एंड इफेक्टिव का क्या मीनिंग है ये एक बार आप समझ लो, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना, जब भी हम यूज करें। इफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, ठीक है ना, या इफिशिएंटली का मतलब क्या है, दक्षता। वैसे ही इफेक्टिव का मतलब प्रभाव, जो प्रभावी, ठीक है ना, और इफेक्टिवली मतलब जो प्रभावशीलता। अब क्या है जो हम इफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इफिशिएंट का मतलब क्या है कि आप एक प्रकार से कोई भी काम है जो कितना सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आप कम से कम इनपुट का यूज करते हुए और मैक्सिमम आउटपुट आप प्राप्त कर पाए, तो फिर जो है एक प्रकार से और इस प्रोसेस में आप कम से कम वेस्टेज करें, ठीक है ना, रिसोर्सेज की बर्बादी कम से कम हो, तो फिर वो क्या हो जाता है आपका, आप इफिशिएंट हैं, ठीक है। और इसमें दूसरा जो मैं इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, तो इफेक्टिव एक प्रकार का डिग्री ऑफ सक्सेस है, ठीक है ना, कि आपने जो काम किया वो उस काम की वजह से कितना बेनिफिट आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, ये बेनिफिट एक प्रकार से कितनी सफलता आपको प्राप्त हुई, वो आपका इफेक्टिवनेस है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक कोई प्रोडक्शन प्रोसेस है और उसके अंदर 5 इनपुट, ठीक है ना, 5 इनपुट का हम यूज करते हैं, तो उससे 100 आउटपुट बनते हैं। समझ में आ रही? यदि 5 इनपुट का हम यूज करें तो उससे 100 जो यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स का निर्माण होता है। तो एक प्रकार से ये जो, यदि उसमें हमने कम से कम वेस्टेज किया है, ठीक है ना, और ज्यादा हमारा इनपुट के मुकाबले ज्यादा आउटपुट हमने प्राप्त किया है, कॉस्ट हमारी कम आई है, तो फिर इसका मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इफिशिएंट है। मैनेजर इज ऑल्सो इफिशिएंट, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस की बात करें, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो हो सकता है इफिशिएंट है, बट उस प्रोडक्ट को कोई भी कस्टमर पसंद नहीं कर रहा है, बाजार में उस प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल नहीं है, लोग खरीदने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पूरी प्रोसेस इफिशिएंट जरूर है, बट आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव तब होता है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और उससे आपको बहुत बढ़िया जो है फायदा मिले, आपको प्रॉफिट की अर्निंग हो, तो ये इफेक्टिव और इफिशिएंट की बात है। आप अपने पर एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। बीकॉम 3 साल का जो एक कोर्स है, और ये कोर्स यदि आप 3 साल में देखिए,
3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स यू आर इफिशिएंट। ठीक है ना। कोई यदि 3 साल का कोर्स 4 साल में 5 साल में कंप्लीट करता है, दैट मीन्स ही और सी इज नॉट इफिशिएंट। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वेस्टेज किया है, वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। देखिए 3 साल का कोर्स 5 साल में करेंगे, 4 साल में करेंगे, तो फिर रिसोर्सेज भी, मनी भी, टाइम भी, ये सब वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और आपने काम सही ढंग से नहीं किया, इसका मतलब इफिशिएंट नहीं। यदि आप 3 साल का कोर्स 3 साल में कर लेते हैं तो इसका मतलब आपने वेस्टेज कम किया है, टाइम का, मनी का, ठीक है ना, एफर्ट्स का, और आप क्या है, इफिशिएंट है। अब इफेक्टिवनेस की बात करें, आपने बीकॉम किया, लेकिन बीकॉम के आपके परसेंट है 50%, ठीक है, 40% और 55%, तो ये जो आपके परसेंटेज है वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके आधार पर हो सकता है कि आपको कहीं जॉब ना मिले। ठीक है ना, आप कहीं आगे एडमिशन लेना चाहे पढ़ाई के लिए तो एडमिशन ना मिले। ठीक है, लेकिन यदि आपके परसेंटेज 80%, 70%, 85%, 90% यदि आप प्राप्त करते हैं अपने एग्जाम में, बीकॉम के कोर्स में 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट किया, आप इफिशिएंट है, और यदि आप उसको 80%, 90% स्कोर करते, इट मीन्स आपका कोर्स इफिशिएंट भी है, आपके प्रयास, और आपके प्रयास इफेक्टिव भी हैं। ठीक है ना, कि आप देखिए 90%, 80%, 70% नंबर यदि कोई प्राप्त करता है अपने कोर्स में, तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव है, लोगों पर उनका प्रभाव पड़ता है। आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, वहां पर उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव और इफिशिएंट की बात है। ठीक है, तो हम ये कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरिड आउट बाय ऑल मैनेजर्स। अब देखिए जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रत्येक मैनेजर के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये सब क्या है, बेसिक जो फंक्शन है मैनेजमेंट के। इसलिए प्रत्येक मैनेजर इस प्रोसेस को फॉलो करता है, और इसके बगैर अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए मैनेजमेंट क्या, ये भी बेसिक एलिमेंट है कि ये सभी एक्टिविटीज के अंदर सभी प्रकार के रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। कोऑर्डिनेशन ये उसी प्रकार का है जैसे कोई भी जैसे गाड़ी है ना, कार है, और उस कार के 4 पहिए या व्हील हैं, यदि वो सभी एक साथ वर्क नहीं करेंगे सही तरीके से, तो वो गाड़ी अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं सकती है। ठीक है ना, इसीलिए क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, गोल को अचीव करने के लिए, उन सभी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने का जो कार्य है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कैरी आउट एक्टिविटीज, मैं यहां पर लिख देता हूं, कैरी आउट activities in ever changing environment। अब देखिए मैनेजमेंट की एक विशेषता ये भी है कि ये एक प्रकार का डायनेमिक प्रोसेस है, यानी एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में
जो एनवायरनमेंट एक स्टेटिक नेचर का नहीं है, एनवायरनमेंट आपको पता है बदलता रहता है, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ढेरों परिवर्तन होते हैं हर रोज। तो इस प्रकार के डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है। तो ये सभी जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, all these 7 are the basic elements of मैनेजमेंट। अब देखिए इनके आधार पर हम जो मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है वो कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप पहले इनको समझ लें कि बेसिक एलिमेंट क्या है। एक तो मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ 4 बेसिक फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब का क्या है प्रोसेस है। क्या करता है, कैरीज आउट इट फंक्शंस इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जो संगठित ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, इसके अंदर ये सभी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। असेंबल एंड यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, जो डिफरेंट रिसोर्सेज है फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इंफॉर्मेशनल, इन सभी को असेंबल किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा और फिर यूज किया जाता है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज है, डेफिनेटली मैनेजमेंट इज ऑलवेज डन फॉर ए पर्टिकुलर गोल। नेक्स्ट है कैरिड आउट बाय ऑल मैनेजर, तो ये भी ट्रू है कि प्रत्येक मैनेजर जो है अपने इन मैनेजमेंट के फंक्शंस का यूज करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज में देखिए जो मैनेजमेंट है उसमें एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, एक प्रकार से उनमें बैलेंस इस्टेब्लिश करने का काम किया जाता है ताकि प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक रिसोर्सेज से जो हम मैक्सिमम आउटपुट है वो गेन कर सकें। फिर लास्ट है कैरी आउट एक्टिविटीज इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो हमने जो अभी यहाँ पर समझा है, तो ऑल दीज एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल बी डन इज डन इन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है ना, एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट जो है इसको समझना भी जरूरी है। एनवायरनमेंट इसमें जो है इंटरनल है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आप देखिए बिजनेस है, जब तक स्वॉट एनालिसिस नहीं होता स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का, तब तक उसको सही तरीके से हम ऑपरेट नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो बिजनेस का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसका पार्ट होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और इसके अलावा जो देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ आपको इंटरनली जो है सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, आपकी हेल्प करती है। वीकनेस क्या है कि आपको डिमोरलाइज करती है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर भी हो सकता है कैपिटल की कमी हो, टेक्नोलॉजी की कमी हो, ये वीकनेस हो सकती है। और स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्रयास जो है न्यू ब्लड जो यानी नए जो है इंटेलेक्चुअल पीपल है, बहुत ही इंटेलिजेंट, ठीक है, एक्सपीरियंस लोग हैं, कैपिटल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आपका जो गुडविल अच्छा है, तो ये ऑल दीज आर स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है, अपॉर्चुनिटी ये एक प्रकार से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, पॉजिटिव एक सिनेरियो है, एनवायरनमेंट है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, तो इसे हम अपॉर्चुनिटी और प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर अर्निंग। ठीक है ना, जो आपके लिए अर्निंग के डिफरेंट जो विकल्प हैं वो प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से या डेवलपमेंट के लिए जो अवसर प्रोवाइड करता है। थ्रेट्स का मतलब क्या है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई रूल्स में चेंज कर दिया, कस्टमर है उनका प्रेफरेंस बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया, आपके प्रोडक्ट है वो एक प्रकार से जो है आउटडेटेड हो गए। तो इसमें ढेरों जो है ऑब्स्टिकल्स या थ्रेटनिंग जो रह सकती है। ठीक है ना, तो बिजनेस की सफलता के लिए जरूरी है कि जो स्वॉट एनालिसिस किया जाए, और उसके लिए क्या है, हम इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव है उनको फ्रेम करते हैं,
उनको डिसाइड करते हैं और उसी प्रकार का जो प्रैक्टिस जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है उसका यूज करते हुए जो है मैनेजमेंट के जो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बेसिस पर मैं मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है वो आपको समझा देता हूं कि डेफिनेशन मीनिंग क्या होगा, कंक्लूजन। ठीक है, जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। सो मैनेजमेंट इज ए गोल डायरेक्टेड process of planning, organizing, directing and controlling activities and using resources of an organization for accomplishing the organization goal efficiently and effectively in ever changing environment। तो मैनेजमेंट एक प्रकार गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक्टिविटीज है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और ये सब जो एक्टिविटीज है इन सब का एक ही पर्पस है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें इस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इस मीनिंग को आप लिख सकते हैं मीनिंग के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें समझेंगे।